गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। मैं तो ठीक उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक हो गए। तो आज हम आओ अब शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ जानते थे, लेंस लॉ, लेंस मेकर्स, ये सब कुछ पढ़े। आज हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, कि ये क्या होते हैं। तो इसमें दो चीजें आ जाती है, एक क्रिटिकल एंगल आ जाते हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाती है। अब बात यह है कि दोनों होते क्या। तो आओ शुरुआत करते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नाम से कुछ पता चल रहा है कि जो कुछ भी मीडियम है उसमें से अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मीडियम में आना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि अंदर में ही आना चाहिए, यानी कि जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में आना चाहिए। ये नाम चिक के बता रहा है कि भाई इंटरनल में ही रिफ्लेक्शन होना है। लेकिन ये अक्सर होते हैं रिफ्रैक्शन, जब हम होना चाहिए रिफ्रैक्शन, ऐसे जगह ये होता है जहां होना चाहिए रिफ्रैक्शन बट हो जाता है रिफ्लेक्शन। तो एक स्पेशल केस है रिफ्रैक्शन के टाइम में। तो ये स्पेशल केस क्या होते हैं, तो जब किसी डेंसर मीडियम में, लेट अस सपोज दिस बी डेंसर मीडियम, ये हमारे डेंसर मीडियम है। मान लेते हो कोई ग्लास है, इस ग्लास में हमें लाइट भेजना है। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में हमें लाइट को भेजना है, डेंसर में, बाकी रेयर में नहीं। किसी भी डेंसर मीडियम में हमने लाइट को इंसिडेंट करा, मान लो यहाँ पे इंसिडेंट करा, मैंने लाइट को इंसिडेंट करा, तो ये इंसिडेंट करा तो ये है डेंसर मीडियम हमारे। इसकी कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एन, मान लेता हूँ ग्लास हो सकते हैं, ये वाटर हो सकते हैं, और बाहर में एयर, बाहर में मैं इस ग्लास के बाहर में मैं मान लेता हूँ एयर है। तो भाई यहाँ पे जब लाइट जाएगी, यहाँ पे जा गई, इस बाउंड्री पे जब गई तो भाई इधर है एन, उधर है एयर, यानी कि अंदर डेंसर है और बाहर रेयर है। तो ये रिफ्रैक्शन तो होना तय है। तो नॉर्मल खींच देता हूँ, जाना चाहिए लाइट को सीधा, जाना चाहिए लाइट को सीधा, बट ये सीधा जाएगी क्या, सीधा जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो होना है। और रिफ्रैक्शन कैसे होगी, तो ये डेंसर से रेयर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर चलेगा। भाई ये आई थे और ये आर हो गए, ठीक, आई आर, ये दो एंगल हो गए। यहाँ पे आई से बड़ी आर होते हैं, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो आई से बड़ी आर एंगल होते हैं, ठीक। अब सोचो, मैं सोचा कि भाई ठीक है, थोड़ा ये एंगल को बढ़ाता हूँ, थोड़ा ये एंगल को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा। सोचो कि ये जितनी ज्यादा होगी वो इतनी झुकेगी। यहाँ से अगर लाइट गई तो थोड़ी झुकी, अगर लाइट के यही वाली लाइट को मैं और झुका दूं तो ये वाली तो और झुक जाएगी, क्योंकि इससे तो ज्यादा झुकेगी, दूर जाएगी। तो थोड़ा आई को बढ़ाया, जब ये वर्किंग कर रहे हैं तो मान लो थोड़ा आई को बढ़ाते हैं। जब आई को बढ़ाते हैं, मान लो यहाँ पे टॉर्च जला रहा था, लाइट दी, मैंने टॉर्च को थोड़ा ऐसे जला रहा था, थोड़ा नीचे कर दिया तो लाइट उधर कहीं जाएगी, थोड़ा नीचे कर दिया टॉर्च को तो ऐसे यहाँ पे जाएगी। तो मान लो थोड़ी आई को बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, मैं यहाँ पे गया, आई को बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे भेजा लाइट को, और फिर से यहाँ पे नॉर्मल खींचा, क्योंकि नॉर्मल तो खींचनी पड़ेगी। इस बार क्या हुआ, जब बढ़ाते आईसी कर दिया, मैंने इस इंसिडेंट वाली एंगल का नाम आईसी रखा। ये आईसी जो है पहली वाली से बड़ी रखा, आईसी ग्रेटर देन आई, मैं नाम बताऊंगा बाद में आईसी क्यों रखे। तो ये जो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन प्रीवियस वाली एंगल, पहली वाली इंसिडेंस एंगल से ज्यादा। तो इस बार ये झुक के क्या होते हैं, तो इसी बाउंड्री पे ही लाइट चली जाती है, यानी कि आर हो जाते हैं इस बार 90, इस बार आर हो जाते हैं 90 डिग्री।
ये अपने हिसाब से सेटिंग करते, झुकाते 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 ऐसे सेटिंग करते जैसे कि आर हो जाए 90। इस बार जो आर थी ना, वो इस बार बाउंड्री पे ही लाइट रिफ्रैक्ट करवाना है, वहां पे जाके रुक जाएंगे। हाँ रुको भाई आप, फिर सोचो कि अरे भाई अगर और बढ़ाया जाए तो ये तो और नीचे गिर सकती है लाइट, ये वाली। अगर इसको और बढ़ाएं तो ये वाली लाइट तो और गिर सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना और नीचे इस रे को क्यों ना और नीचे गिराया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो इसको और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, यानी तो दूसरा फिगर ही खींच लो, यानी तो इसमें खिचड़ी हो जाएगी। दूसरी फिगर यहाँ से बना लो, ये रहा। मैं इसी में थोड़े और इस टॉर्च को थोड़े और नीचे गिराया तो ये आई तो और बढ़ जाएगी। और अब की बार क्या होगी, यहाँ से जब लाइट को यहाँ से भेजा, इस बार जो एंगल है वो आईसी से भी बड़ी है। ये वाली ऐसे इससे बड़ी और अगली वाली इस आईसी से भी बड़ी। इसका नाम मैं आई डैश रख देता हूँ, ग्रेटर देन आईसी। इस बार जो आई डैश रखा हूं मैं नेमिंग, वो पहली वाली आईसी से भी ज्यादा। तो इस बार क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट ही कर जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन हो गई ना भाई। इसको रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, डेंसर है, ग्लास है, निकल जानी चाहिए थी, नहीं निकली, अंदर में आ गई ड्यू टू ज्यादा इंसिडेंस एंगल के कारण वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन हुई नहीं, रिफ्लेक्शन हो गई। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं Q रख देता हूँ। यानी P पे भी एक कंडीशन आता है और इस पे तो नॉर्मल कंडीशन है, रेयर से डेंसर से रेयर गए तो रिफ्रैक्शन हुई, उस पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लागू हो रहे। बट इस पे कुछ स्पेशल मुझे लगता है, यहाँ से एक फॉर्मूले आएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ दो चीजें, एक तो यहाँ पे मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है एक टर्म, और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है आईसी। ये आईसी क्रिटिकल एंगल होते हैं, यानी कि डेंसर मीडियम की, ये भी वही डेंसर मीडियम था एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास वाटर कुछ भी हो सकते हैं। अगर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उस केस की जो इंसिडेंस वाली एंगल है दैट इज क्रिटिकल एंगल, आईसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। टोटल हमने लिखा था, तो अब आईसी क्रिटिकल एंगल लिख देते हैं। क्रिटिकल एंगल दैट इज आईसी, ये आईसी वही था क्रिटिकल एंगल, यानी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या सिंपली डेंसर मीडियम, at which angle of refraction not reflection is 90 degree is called, यानी कि critical angle, that angle of incidence in optically denser medium at which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आईसी, सी से क्रिटिकल, आईसी इंसिडेंस। दूसरी बात ये, यहाँ पे इंसिडेंस को लगा लेता हूँ, या पहले इसको डिफाइन कर लो। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं रब करता हूँ और सोचो कि जब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम, रिफ्रैक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, उस फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये लिख लो, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कहीं कहीं TIR शॉर्टकट में भी मिल जाएगा, यानी कि when angle of incidence in optical denser medium, when angle of incidence in denser medium, in denser medium is greater than critical angle, then light ray incident in the when angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, then light reflects in the same medium, reflects in the same medium, उसी में। तो when angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, the light reflects in the same medium. This phenomenon is called, phenomenon is called, मैं TIR लिख देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, ये दोनों हमने देखा। अब हम एक रिलेशन निकालते हैं, तो मात्र डेफिनेशन थी, अब रिलेशन निकालते हैं। इस वाले केस में एक नई एंगल IC दिख रहा है मुझे, क्रिटिकल एंगल और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी मिटाई देता हूं। चलो भाई, यहां पे द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, अब द मीडियम, जिस मीडियम की बात हो रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, जहां पे भी रिफ्रैक्शन होती है उस जगह पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। भाई P पे तो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो हम वहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो लगाओ भाई स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P पॉइंट पे, ये वाली P है जहाँ पे IC बनने। भाई किस मीडियम से, मान पहले हम स्नेल्स लॉ के एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो क्या होते हैं, N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 यानी कि जिसमें से लाइट जाती है, भाई लाइट किसमें से जा रही है, ये वाली जिसको हमने N कहा था। N1 की वैल्यू N है, sin I की वैल्यू IC है, N2 बाहर में कौन है भाई, बाहर में तो एयर है ना, और ये वाली N है, तो N2 की वैल्यू 1 और sin R कितने है भाई 90 डिग्री। देखो तो 90 है कि नहीं, तो यहाँ से फॉर्मूले बन गए हमारे, N sin IC बराबर 1, sin ND 1 होते हैं, तो हाँ sin IC बराबर 1/n। तो ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे को रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IC बराबर साइन इनवर्स 1/n। हम लोग एंगल को ऐसे निकालते हैं, इनवर्स कर देते ना, साइन इनवर्स 1/n। तो अगर n इट मींस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी पता हो, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हमें क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा।
यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि इतनी एंगल से अगर लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा तो लाइट ना तो उस पार जाएगी ना तो इस पार आएगी, बाउंड्री पे ही जाएगी, यानी कि वो बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट करेगी, आर पक्का 90 डिग्री होगी। और इससे ज्यादा दूंगा ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि लाइट बाहर नहीं जाएगी, उसी वाले मीडियम में वापस आएगी। हमें इतना पता चल जाएगा। तो ये चीजें हमने देखा कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो आज की टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करूंगा और आप लोगों से एक होमवर्क है, ऐसे समझो कि आप को अगर फायदा हो रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, ये आपके धर्म कर्म कहे जाएंगे। ठीक, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।